नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल जीएस बाई एनएस में। तो आज हमारा जो ये सीरीज का लास्ट लेक्चर है एनिसेंट हिस्ट्री के लिए, तो इसी के साथ हम यहाँ पे आपकी जो एनिसेंट हिस्ट्री है उसको खत्म कर देंगे। और उसके बाद हमारा जैसे भी मतलब कि 1 या 2 दिन का गैप लेके आपका मेडिवल हिस्ट्री को हम यहाँ पे स्टार्ट कर देंगे। तो सेम वही है, अगर कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम है जिसके अंदर आपकी हिस्ट्री एज ए सब्जेक्ट वहाँ पे इंक्लूड होती है तो आप इस सीरीज को फॉलो कर सकते हो। अगर चीजें आपको पसंद आती हैं तो आप उनको लाइक शेयर और सब्सक्राइब करो। अगर कोई भी आपको डाउट है किसी भी चीज से रिलेटेड, आपको पीडीएफ कहाँ से डाउनलोड करनी है या कोई कंसेप्ट आपको क्लियर नहीं हुआ, तो आप वो डाउट बॉक्स में जाके जरूर बता सकते हो। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं हमारा आज का जो लास्ट लेक्चर है। तो अगर आपको याद आ रहा होगा जो हमने लास्ट लेक्चर डिस्कस किया था, इससे पहले वाला जो सेकंड लास्ट था आपका, तो वहां पर हमने क्या देखा था कि नॉर्थ इंडिया को तो जैसे ही आपका हर्षवर्धन का एम्पायर आपका खत्म हुआ था, वहां पर आप ऑलमोस्ट बोल सकते हो कि नॉर्थ इंडिया का जो एनिसेंट हिस्ट्री है वो वहां पे खत्म हो गई थी। लेकिन उसके बाद आपकी सदर्न इंडिया के अंदर कुछ ये इंपॉर्टेंट डायनेस्टी हैं जिनके बारे में हमें पता होना चाहिए था। तो हमने पल्लव और पल्लव के बाद आपका चालुक्य, इन दोनों को हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस कर दिया। जो आपका सेकंड लास्ट लेक्चर है L18 के नाम से, ये है आपका L19 लेक्चर 19। तो टोटल आपके जो 19 लेक्चर हैं उसमें आपकी सीरीज है वो कंप्लीट हो गई है। तो आज हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे एक तो राष्ट्रकूट के बारे में और दूसरा है आपका चोल एम्पायर। अब देखो, अगर यहाँ पे आप चालुक्य को देखते हो तो चालुक्य आपकी कब खत्म हुई है? आपकी 755 के अंदर। तो 755 में इसको ओवरटेक कौन करेगा? इसको ओवरटेक करेगा आपका राष्ट्रकूट एम्पायर। अब आपके माइंड में आ रहा होगा, सर ये चालुक्य तो अगर हमारे को याद है तो लास्ट लेक्चर में तो आपने बताया था कि चालुक्य में आपका पुलकेशिन सेकंड था एक, और पुलकेशिन सेकंड का मतलब कि आपने इंपोर्टेंट लिंक बताया था हर्षवर्धन और आपका नरसिंह वर्मन टू। नरसिंह वर्मन टू किसका था? पल्लव का। तो देखो मैंने बताया था आपका चालुक्य के साथ इनका स्कोर 1-1 हो गया था। तो 1-1 का मीनिंग क्या है? पल्लव वाला था आपका एक, तो पल्लव का जो आपका जो इनका मेन था महेंद्र वर्मन, उसको तो इसने हरा दिया था। फिर महेंद्र वर्मन के बेटे नरसिंह राव वर्मन ने क्या किया था? पुलकेशिन 2 को हरा दिया था। तो पुलकेशिन 2 को आप अगर देखते हो तो उसने उसको हरा दिया था लगभग 642 के आसपास, उसको हरा के, और उनकी जो कैपिटल थी चालुक्य की वातापी, उसको बिल्कुल ही वहां पे डिस्ट्रॉय कर दिया था। लेकिन 642 के बाद भी, 642 से लेकर आप ये बोल सकते हो 755, जो ये आपके नियरली 113 साल हैं, तो इनके जो बाद वाले रूलर हैं या इनके जो फ्यूडेटरी हैं वो बहुत ही ज्यादा कमजोर थे। तो वो एम्पायर आपका चलता रहा और फाइनली उसको बिल्कुल खत्म किसने किया? उसको फाइनली खत्म किया आपके राष्ट्रकूट ने। तो ये आपको कंफ्यूज नहीं होना है, यहाँ पे आपको चीजें क्लियर रखनी है कि 642 में पुलकेशिन 2 है वो, तो उन्होंने जो पल्लव के जो आपके नरसिंह वर्मन 1 ने जो डिस्ट्रॉय किया था वातापी को, या पुलकेशिन 2 को डिस्ट्रॉय किया था 642 में। अब 642 से 755 तक इनके जो रिमेनिंग जो रूलर हैं वो बहुत ही ज्यादा कमजोर थे आपके, और फाइनली इनको जो खत्म करता है वो करता है इनको राष्ट्रकूट। और ये देखो 755 में इनको खत्म करके राष्ट्रकूट है आपका वो पावर में आ जाता है। तो अब अगर हम बात करते हैं राष्ट्रकूट की, तो राष्ट्रकूट आपका कब से कब तक रहा? 755 से लेकर 975। और ये देखो ये आपका वही टाइम पीरियड है नॉर्थ इंडिया के अंदर आपके जो मुस्लिम है वो एंटर कर चुके हैं इस रीजन में। ठीक है, तो वो आपको मैं बताऊंगा। अब जैसे मिडिवल हिस्ट्री स्टार्ट करेंगे तो वहां से मुस्लिम की एंट्री है वो आपकी हो चुकी है। ये अभी हम साउथ इंडिया में हैं तो इसीलिए आपको ये चीजें बताई जा रही हैं, लेकिन नॉर्थ इंडिया में आपकी जो मुस्लिम की एंट्री है वो हो चुकी है आपकी। ठीक है, तो अभी बात करते हैं पहले राष्ट्रकूट के बारे में। तो इनके फाउंडर कौन है? फाउंडर है इनके दंती दुर्गा। ये शायद बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है राष्ट्रकूट एम्पायर से, बहुत ही इंपॉर्टेंट एम्पायर आपका। तो ये देखो, ही डिफीटेड चालुक्य एंड एस्टेब्लिश्ड हिज रूल। तो चालुक्य को इसने मतलब कि फाइनली 755 में आगे बिल्कुल ही खत्म कर दिया था। और उससे पहले 642 में किसने किया था? उसमें किया था आपके पल्लव ने, और पल्लव के अंदर आपका जो नरसिंह वर्मन 1 था उसने। अब इनकी जो कैपिटल थी वो, इनकी कैपिटल क्या थी? मान्यकेता। तो आपको ये पता होना चाहिए, बेसिकली आपकी क्या है, नॉर्थ कर्नाटका के अंदर है, जो आपका प्रेजेंट जो कर्नाटका है ना उसके बिल्कुल पास में है आपकी। और अब इनका जो ओरिजिन है वो क्या है? कन्नड़ भाषा। तो देखो, आपने अगर साउथ के अंदर जाते हो तो आपको बहुत सी लैंग्वेजेस देखने को मिलती हैं जो उनकी रीजनल लैंग्वेज हैं। जैसे आपका तमिल है, तमिलनाडु के अंदर या मतलब कि वही है, उसके अंदर वो बोली जाती है। तो वैसे ही आपकी ये भी कन्नड़ भाषा है आपकी, इंपॉर्टेंट आपकी सदर्न आपकी लैंग्वेज है। तो इसका जो ओरिजिन है राष्ट्रकूट का वो आपका इस ओरिजिन से है, कन्नड़ लैंग्वेज से। तो कन्नड़ लैंग्वेज क्या थी? इनकी मदर टंग थी। तो इनकी मातृभाषा क्या थी? कन्नड़ लैंग्वेज। अब देखो इन्होंने क्या किया, यहाँ पर इनके राज में, राष्ट्रकूट के राज में जैनिज्म है वो आपका ज्यादा फ्लोरिश किया। लेकिन अगर आप देखते हो तो इससे पहले जो आपने पल्लव और चालुक्य पढ़े थे वहां पर आपका क्या था?
हिंदू धर्म का रिवाइवल हो चुका था। और फाइनली आप इसके अंदर भी देखोगे, इसके जो लेटर जो आपके शासक आएंगे राष्ट्रकूट के बाद, वो क्या होंगे, वो फिर से आपके हिंदू धर्म की तरफ ही मतलब कि डेविएट हो जाएंगे। तो देखो जो राजा है उसकी अपनी पर्सनल थिंकिंग होती है। तो किसी ने जैनिज्म को फॉलो किया, किसी ने बुद्धिज्म को फॉलो किया, किसी ने हिंदुइज्म को फॉलो किया। तो ये सारे आपके चलते रहे हैं आपके, ठीक है। तो इनके बारे में आपको याद रखना है कि कौन किससे था। 2-3 बार चीजों को रिवाइज करोगे तो याद हो जाएगी, इतनी कोई ज्यादा बड़ी चीज नहीं है, बस रिवीजन मांगती है। तो आपने मतलब एक चीज तो जरूर पढ़ी होगी, हार्ड वर्क इज द की टू सक्सेस। तो वो भी आपका एक जरूरी है, लेकिन मेरे अकॉर्डिंग क्या है, अगर आप हिस्ट्री के अंदर देखते हो तो रिवीजन आपकी की टू सक्सेस है। अगर आप चीजों को रिवाइज करते रहोगे टाइम टू टाइम तो आपको चीजें याद रहेंगी हिस्ट्री के अंदर। अगर चीजों को रिवाइज नहीं करोगे तो ठीक है, आपको एक मतलब की जो स्टोरी के टाइम में वो टाइम लाइन या मतलब कि वो तो याद रहेगा, लेकिन एग्जैक्ट अगर आपको पेपर के अंदर जो क्वेश्चन आता है तो वो आपका इन्हीं चीजों से आता है। थोड़ा सा मतलब कि जो ये स्टैटिक चीजें होती हैं, और ये स्टैटिक चीजों का मीनिंग क्या है, आप अगर इनको आज पढ़ते हो या इससे पहले अगर आप अपने मतलब कि जो भी किसी सीनियर को जानते हो जिन्होंने इसको 10 साल पहले पढ़ा था, या अगर इससे आगे आने वाले 10 साल हैं, तो ये आपका सेम वही रहेगा। तो क्यों ना इस चीज को तो हम एटलीस्ट जो स्टैटिक चीजें हैं उनको तो एक बार तैयार करके रख दें। बाकी करंट अफेयर के लिए वो हमारी तैयारी है, वो तो एक कंटिन्यूअस प्रोसीजर है, वो तो चलता ही रहेगा। तो इस चीज के ऊपर जरूर फोकस करना, और आपकी जो ये आपका स्टैटिक पोर्शन है जितना भी जीके का, उसको जरूर एक बार याद कर सकते हो आप, ठीक है। तो अब देखो वही पैरामाउंट पावर है आपकी डेक्कन के अंदर, कब से कब तक, 8th सेंचुरी से लेके 10th सेंचुरी। तो 8th सेंचुरी क्यों बोला है, 755, 700 से लेके 800 के बीच का जो भी टाइम पीरियड है उसको हम बोलेंगे 8वीं शताब्दी। और 900 से लेके 1000 के बीच का जितना भी टाइम पीरियड है उसको हम बोलेंगे 1000वीं शताब्दी। तो वही आपकी 10वीं बोल रहा हूँ, 10वीं शताब्दी होगी वो आपकी, ठीक है। शताब्दी का मीनिंग क्या होता है, 100। आपको मतलब कि 10 के आगे आप 100 से मल्टीप्लाई कर दो उसको, वो 1000 हो जाएगा, और 8 को आप मतलब कि क्या करो, 100 से मल्टीप्लाई कर दो। तो सेंचुरी बोलो या फिर उसको शताब्दी बोलो, वो सेम होता है, ठीक है। अब हम बात करते हैं कि इसका जो कॉन्फ्लिक्ट है वो आपका देखो गुर्जर प्रतिहार, ये आपके क्या है, कन्नौज के अंदर। और कन्नौज के अंदर फाइनली आपका मतलब कि जो राजा जयसिंह है, जिसको इंडिया के अंदर मतलब कि आप बोल सकते हो विश्वासघात की निशानी माना जाता है, कि सबसे पहले विश्वासघात इसने किया था। तो ये आपका जयसिंह ने बाद में उसके ऊपर रूल किया। पृथ्वीराज चौहान को कैसे इसने हरवाया, ये मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर जब मिडिवल को स्टार्ट करेंगे वहां पर बताएंगे। तो एक तो इनका कॉन्फ्लिक्ट किसके साथ है, आपका गुर्जर प्रतिहार के साथ, और दूसरा इनका पाल के साथ। ये पाल आपके कहाँ पे है, पश्चिम बंगाल के अंदर, जो आपका प्रेजेंट डे बंगाल है। तो यहाँ पर ये आपके पाल हैं, और ये है आपके ऊपर देख सकते हो आप गुर्जर एंड प्रतिहार। और ये देखो राष्ट्रकूट ने एक बार अपने जो पीक टाइम पे पहुंच के कितना ज्यादा एरिया है वो कैप्चर किया था आपका। उससे पहले यहाँ पे क्या था, चालुक्य डायनेस्टी। और चालुक्य में भी आपका कौन था, पुलकेशिन। याद करो नर्मदा नदी के ऊपर हर्ष को उसने रोका था, लेकिन ये उससे क्या है, लगभग 300 साल की बात है आगे। ये देखो आपका चोल भी है यहाँ पे, पांड्या भी हैं, चोल, चेरा, पांड्या, ये तीनों के तीनों आपके कब आए थे, आपको याद हो तो आपका संगम टाइम के एज पे ये तीनों का ट्राइपेट बना हुआ था। और एक आपका सातवाहन भी आया था यहाँ पे। सातवाहन आपका कब आया था, जब मगध एम्पायर आपका बिल्कुल खत्म होने को आया था, तो उस टाइम पे यहाँ पे आपका दक्कन के अंदर एक सातवाहन नाम का बहुत ही इंपॉर्टेंट रूलर आया था। तो ये टोटल आपके 6 से लेके 7 हैं आपके, तो इनको आपको याद रखना है। सबसे पहला हो गया आपका पल्लव, पल्लव के बाद है आपका चालुक्य, चालुक्य के बाद है आपका राष्ट्रकूट, राष्ट्रकूट के बाद है आपका पांड्या, पांड्या के बाद है आपका चेरा, चेरा के बाद है आपका चोल। तो ये बेसिकली 6 से लेके 7 ही आपकी डायनेस्टी हैं जिनके बारे में आपको पता होना चाहिए। और एक आपका सातवाहन हो गया। तो अगर आप इनको देख लेते हो, इनका टाइम पीरियड कब से कब तक है, तो बस कोई ज्यादा बड़ी चीज है भी नहीं। तो वैसे तो सदर्न इंडिया से आपके क्वेश्चन कम ही पूछे जाते हैं, लेकिन फिर भी आप मतलब ये नहीं सोच सकते कि यहाँ से क्वेश्चन पूछा ही नहीं जाएगा। तो क्वेश्चन बनने के चांस रहते हैं, तो अपना पूरा 100% एफर्ट उसके अंदर डालो। ज्यादा डीपली नहीं आएगा तो एटलीस्ट आपको एक उसकी बेसिक आइडिया तो जरूर होना ही चाहिए। तो देखो अगर आप इस दूसरे मैप को देखते हो तो यहाँ पर ये देखो आपका जो कन्नौज वाला एरिया है, तो इन्होंने एक टाइम ऐसा भी आया था कि इन्होंने गुर्जर और प्रतिहार को हरा के उनके जो कन्नौज वाले एरिया को भी क्या कर लिया था, कैप्चर कर लिया था। तो ये देखो ये राष्ट्रकूट का आप बोल सकते हो कि सबसे पीक पे जो उसका एम्पायर था वो आपका ये था। उन्होंने जो कभी मैक्सिमम एरिया जो कैप्चर किया था वो ये था आपका, ठीक है। अब हम बात करते हैं आगे। तो दंती दुर्गा के बाद इनके 2 इंपॉर्टेंट रूलर और थे। एक तो था आपका कृष्णा। कृष्णा किस लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसने क्या किया था, जो एलोरा के अंदर, अजंता और एलोरा की गुफाएं आपने जरूर पढ़ी होंगी, तो उसी के अंदर इसने काट के एक मतलब की पूरी बड़ी रॉक को काट के वहां पर एक टेम्पल बनवाया था जिसका नाम था कैलाश टेम्पल। और ये देखो आप उसको देख सकते हो, पूरा का पूरा ये आपकी रॉक है कंप्लीट। आप इसको अगर देखते हो तो एक सिंपल मतलब की पूरा एक वो पर्वत था, उसको देखो कैसे कट करके उससे मंदिर बनाया है। तो कृष्णा वन का नाम आपको अगर याद रखना है तो वो सिर्फ इसलिए याद रखना है आपका, ये है आपका कैलाश टेम्पल।
और उसके बाद दूसरे आपके जो इंपॉर्टेंट रूलर आपके हुए हैं वो है आपके अमोघ वर्षा। तो इन्होंने भी दंती दुर्गा की तरह ही अपने दादाजी की तरह आपका क्या किया था, जैनिज्म को फॉलो किया था। और यहां से आपका जो कन्नड़ लिटरेचर है उसकी बिगिनिंग आप बोल सकते हो। अमोघ वर्षा को मतलब कि कवि राजमार्ग भी बोला जाता है। और इन्होंने क्या किया था, कन्नड़ आपका जो लिटरेचर है उसको पीक पे पहुंचाया था अपना, ठीक है। और यहाँ पर इसके टाइम पे मतलब कि दो आपके पोइट थे, एक तो थे आपके पंपा और दूसरे थे आपके पोना, जो राष्ट्रकूट रूल को जिन्होंने मतलब कि कन्नड़ भाषा को अपने बिल्कुल पीक पे पहुंचाने में हेल्प की थी। तो अगर कन्नड़ भाषा में कभी भी पोइट के नाम बोला जाता है तो इन दोनों का नाम यहाँ पे बहुत ही ज्यादा ये इंपॉर्टेंट है, आपके पंपा एंड पोना, पंपा पोना। तो ये आपको याद रखने हैं, ठीक है। किससे है ये, आपके राष्ट्रकूट एम्पायर से। तो अगर कन्नड़ भाषा के बारे में कभी भी आपको लिखना आए तो आपको इनके बारे में पता होना चाहिए। और किसके टाइम पे ये आपके लाई करते थे, ये थे आपके राष्ट्रकूट के टाइम पे। तो बस ये आप याद रख सकते हो। तो उसके बाद एक थोड़ा सा इनका एडमिनिस्ट्रेशन और देख लेते हैं। ये देखो, अगर आप उसको ज्यादा और डिटेल में देखना चाहते हो तो पूरा पर्वत है और देखो उसको कैसे कट किया है। तो आप अगर इस काम की बारीकी को देखते हो तो देखो कितना ज्यादा मतलब कि शांति से और मतलब कि बहुत बढ़िया आपका किया गया है काम, ठीक है। तो अगर कभी आपको टाइम मिलता है तो आप जरूर अजंता एलोरा की ये जो गुफाएं हैं आप इनको जाके देख के आ सकते हो। बिल्कुल आपको ऐसा फील होगा कि हाँ, जो यहाँ का जो काम था वो आपका बहुत ही हाई लेवल का और बहुत ही हाई प्रिसीजन के साथ आपका ये किया गया है। अब हम बात करते हैं राष्ट्रकूट के एडमिनिस्ट्रेशन की। तो एडमिनिस्ट्रेशन सेम वही है। सेंटर के अंदर आपका राष्ट्रकूट का राजा होता था। राजा के अंडर में क्या होता था, उसके अलग अलग प्रोविंस होते थे और ये प्रोविंस को क्या नाम देते थे, राष्ट्र। तो राष्ट्र का जो आपका कंट्रोल किसके अंडर में होता था, वो आपका होता था राष्ट्रपति। जैसे आज के दिन हमारे जो स्टेट होते हैं वो किसके कंट्रोल में होते हैं, सीएम और आपका गवर्नर। तो गवर्नर हेड होता है, तो वैसे यहाँ पर कौन होता था, आपका राष्ट्रपति। अब राष्ट्र के अंडर में क्या होते थे, अलग अलग आपके डिस्ट्रिक्ट होते थे। डिस्ट्रिक्ट को इन्होंने नाम दिया विषय। और विषय को कौन कंट्रोल करता था, वो करता था आपका विषयपति। आपके जो ये डिस्ट्रिक्ट हैं ये आपके क्या होते थे, अलग अलग तहसील में डिवाइड होते थे। तो तहसील को इन्होंने नाम दे दिया भुक्ति। आपका नियरली 50 से लेकर जो 70 विलेज होते हैं उनको भुक्ति था। और ये आपके चार्ज में किसके अंडर में होते थे, ये होता था भोगपति। तो भोगपति इनको क्या करता था, कंट्रोल करता था। वैसे ही आपकी जो तहसील है वो भी आपकी क्या होती थी, अलग अलग गांवों में आपकी डिवाइड हो जाती थी। और हर गांव के अंदर उसका जो हेडमैन होता था वो कौन होता था, या तो आपका ग्राम बोलते थे, ग्राम महाजन बोलते थे उसको, या उसको बोलते थे महत्रा। और ये वर्ड आपका एक बार एसएससी में पूछा गया है कि महत्रा का मीनिंग क्या होता है। तो महत्रा का मीनिंग क्या होता है, जो आपका ग्राम हेड होता है ना उसको ही क्या बोल रहे हैं, ये महत्रा बोल रहे हैं। और इसकी हेल्प करने के लिए कौन होता था, गांव के जितने भी जो आपके एल्डर्स होते थे वो आपके ग्राम महाजन की हेल्प करते थे या महात्रा की हेल्प करते थे, जो भी उनका डे टू डे जो आपका वर्क होता था। तो सेम वही आप बोल सकते हो। आपका सेंटर के अंडर में स्टेट के अंडर में डिस्ट्रिक्ट के अंडर में आपकी भुक्ति के अंडर में आपका विलेज। तो सेम वही आपका प्रोसीजर है। तो यहाँ पर हमारा राष्ट्रकूट एम्पायर है वो खत्म हो गया। अब राष्ट्रकूट के बाद आपका जो सेकंड आपका आता है वो आपका है चोल एम्पायर, और ये आपका लास्ट एम्पायर है। अब ये देखो आपका ये आपका 848 से लेके आपका 1280 तक रहा। आप ये बोल सकते हो कि 9th सेंचुरी से लेके आपका 13th सेंचुरी तक ये आपका एम्पायर है वो चला है। अब अगर आप देखते हो तो याद करते हो, एक बार संगम एज को आप याद करो। संगम एज के टाइम पे आपका क्या था, 3 राज्य थे वहां पे, चोल, चेरा एंड पांड्या। तो इन तीनों के आपकी क्या है, आपस में लड़ाई दिखाई गई है संगम एज के टाइम पे। अगर आप एक बार पीछे जाके देखते हो, संगम एज हमारी क्या थी, 3rd सेंचुरी बीसी से लेके आपका 3rd सेंचुरी एडी। तो ये 3rd सेंचुरी एडी के बाद है ना आपका चोल भी रह गया, और सॉरी चोल बोल रहा हूं, चेरा आपका बचा रह गया, पांड्या बचा रह गया। लेकिन चोल है वहां पे वो बिल्कुल ही आपका डिस्ट्रॉय हो गया था। तो ये बिल्कुल वहां पर आप बोल सकते हो इसका डिक्लाइन हो गया था। इसके जो रूलर थे वो इतने ज्यादा आपके ताकतवर नहीं थे, तो यहां पर आपका वो डिस्ट्रॉय हो जाता है। लेकिन उसके बाद 600 साल बाद देखो 3rd एडी और आपका मतलब कि 848, तो 548 साल बाद फिर से मतलब कि इनके जो इंपॉर्टेंट रूलर है वो निकल के आते हैं। तो कुछ तो ये बोलते हैं कि ये आपके जो पल्लव डायनेस्टी थी ना, अभी अभी जो हमने पीछे पढ़ी थी लास्ट लेक्चर में, तो उनके फ्यूडेटरी बन के रह गए थे, उनके जागीरदार बन के रह गए थे। लेकिन जैसे ही आपका पल्लव आपका खत्म होने लगा, तो पल्लव के खत्म होते ही क्या हुआ, इनके फ्यूडेटरी ने क्या किया, अगर कोई इंपॉर्टेंट रूलर था बढ़िया था तो उसने क्या किया, फिर से मतलब कि अपना एरिया कैप्चर कर लिया। तो यहाँ पर अगर आपने अब तक जितनी भी एनिसेंट हिस्ट्री पढ़ी है तो आपको एक पैटर्न तो बिल्कुल क्लियरली समझ में आ गया होगा कि आपका जब भी कोई ताकतवर राजा आता है तो वो राजा क्या करता है, आपके साम्राज्य के लिए बहुत बढ़िया टाइम लेके आता है, बहुत ज्यादा एरिया है वो कैप्चर कर लेता है। लेकिन टाइम चलते चलते उसके जितने भी जो पूर्वज होते हैं, जो उसके डिसेंडेंट होते हैं, उसका बेटा या उसका पोता या उसका पड़पोता, वो सभी आपके क्या हो जाते हैं, ग्रैंडसन। आपका ग्रैंडसन के बाद ग्रेट ग्रैंडसन,
या उसका जो मतलब कि सन है, तो वो सारे आपके क्या है, वीक होते जाएंगे और आपका एम्पायर है वो आपका डिक्लाइन पे होता जाएगा। तो कोई आपका एक ऐसा रूलर आएगा जो बिल्कुल खराब टाइम से निकल के आएगा, वो उस रूल को बहुत ही पीक टाइम पे लेके जाएगा। फिर पीक टाइम के ऊपर क्या होता है, आपकी चीजें बहुत बढ़िया होगी हैं, तो वहां पर आपके क्या होते हैं, कमजोर शासक हो जाते हैं, और वो कमजोरी के अंदर वो क्या होता है आपका, वो फिर से डिक्लाइन पे। तो बेसिकली यहाँ पर एक स्टेटमेंट सी याद आ रही है मेरे को, एग्जैक्टली तो याद नहीं है, लेकिन उसमें क्या बोला जाता है, उसमें ये बोला गया है कि आपका जो टफ टाइम है वो आपका क्रिएट करता है स्ट्रॉन्ग पीपल को, और जो स्ट्रॉन्ग पीपल हैं वो आपके क्या करते हैं, गुड टाइम को लेके आते हैं। अब गुड टाइम है वो फिर से आपका क्या क्रिएट करता है, वीक पीपल को, और वीक पीपल है वो फिर से आपका क्या होता है, बैड टाइम को लेके आते हैं। तो आपने वो कहावत सुनी होगी ना, मतलब कि एक आपका फुटबॉलर है, वो बोलता है कि आज के दिन मतलब कि मेरे जो फादर थे वो आपके साइकिल पे चलते थे, उसके बाद आज के दिन मेरे पास क्या है, फरारी है। हो सकता है मेरे ग्रेट ग्रैंडसन के पास फरारी के बाद आपकी पोर्श या उसके पास 3-3 फरारी खड़ी हो सकती हैं, लेकिन उसके बाद जो मेरी नेक्स्ट पीढ़ी आएगी वो आपकी क्या होगी, फिर से साइकिल के ऊपर चलने वाली आएगी। तो ये चलता रहता है, तो आपका जो टाइम पीरियड है वो चलता रहेगा, तो इसके बारे में आपको पता होना चाहिए, ठीक है। वैसे ये लगा है मेरे को बता देना चाहिए, तो आपको बता दिया। अब इनकी देखो पावर है वो दोबारा से रिसर्च होके आई है, दोबारा से उसका मतलब कि रिवाइवल हुआ है 9th सेंचुरी के अंदर। 3rd सेंचुरी एडी के अंदर आपका क्या है, आपके जो चोल थे इनको खत्म कर दिया गया था, तो सेकंड टाइम जब ये निकल गया है तो इनको बोला गया है इंपायरल चोल, ठीक है, इंपीरियल बोलो या इंपायरल बोलो इसको। तो ये इनका यहाँ पे दोबारा से रिसर्जेंस हुआ है, ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। अब इन्होंने क्या किया था कि सदर्न इंडिया का है ना, उस टाइम पे बहुत ही ज्यादा एरिया है वो कैप्चर कर लिया था। आप ये बोल सकते हो कि इन्होंने नॉर्थ के अंदर आके जो आपका गंगा रीजन है ना, वहां तक भी एरिया है इन्होंने कैप्चर किया है। आपको आगे मैप में दिखाऊंगा तो आपको ये देख के बिल्कुल वो अचंभा होगा कि सर इन्होंने भी हमारा मतलब कितना ज्यादा एरिया कैप्चर किया था इंडिया को। तो इन्होंने इंडिया का बहुत ही ज्यादा एरिया वो कैप्चर किया था। तो उसके बाद इन्होंने श्रीलंका को भी पूरा कैप्चर कर लिया था। एक टाइम ऐसा था कि श्रीलंका कभी इंडिया का ही पार्ट होता था ड्यूरिंग द पार्ट ऑफ इंपायरल चोल के टाइम पे, ठीक है। उसके बाद आपका जो पूरा साउथ ईस्ट एशिया है उनके अंदर इनका इन्फ्लुएंस था। साउथ ईस्ट एशिया क्या है, ये देखो आपका, ये है आपका हमारा सदर्न, हमारे को बोलते हैं सदर्न एशिया के अंदर है, ये आपका ईस्ट एशिया या मतलब कि नीचे, तो इसको क्या बोल रहे हैं, दिस इज योर साउथ ईस्ट एशिया। ये देखो आपका ये जो पूरा है ये बर्मा हो गया, उसके बाद ये आपका नीचे इंडोनेशिया वाला रीजन हो गया, ये हो गया हमारा मतलब कि जो आज के दिन अगर आप देखते हो तो अंडमान और निकोबार द्वीप समूह हो गया। ये तो इनका रूल है ही जो ऑरेंज के अंदर दिखाया गया है। तो यहाँ पर तो देखो इन्होंने पूरी श्रीलंका को कैप्चर कर रखा है। और ये आपका ट्रेड रूट दिखा रहे हैं जो आपकी रेड सर्कल है, तो यहाँ से देखो ये ट्रेड के लिए क्या होता था, आपके चाइना तक भी आपके क्या करते थे, ट्रेवल करते थे। चाइना हो गया, जापान हो गया, तो आप बोल सकते हो देखो पूरा का पूरा जो साउथ ईस्ट एशिया है वो इनका बोल सकते हो, इनका जो इन्फ्लुएंस था वहां पर देखने को मिलता है। तो इंपॉर्टेंट है आपका चोल डायनेस्टी, तो इसको आप पढ़ सकते हो। तो इसके अगर हम फाउंडर की बात करते हैं तो फाउंडर है इनके विजयालय। अगर हम बात करते हैं इसकी कैपिटल की तो कैपिटल इसकी तंजोर, ये आप देख भी पा रहे हो यहाँ पे जो आपकी तंजोर है, दिस इज इट कैपिटल, तो तंजोर इसकी कैपिटल है। अब उसके बाद अगर हम बात करते हैं तो सेकंड इनके जो रूलर आए विजयालय के बाद वो थे इनके राजा, और ये इनके सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रूलर आप बोल सकते हो। इन्होंने क्या किया था, चेरा को, पांड्या को और चालुक्य ऑफ कल्याणी, इन तीनों को इन्होंने क्या किया था, खत्म कर दिया था। अभी देखो चालुक्य ऑफ कल्याणी आपके माइंड में आ रहा होगा ये क्या है, तो चालुक्य ऑफ वतापी थे। वतापी आपके क्या हुए थे, दो पार्ट में डिवाइड हो गए थे आपके, एक तो ईस्ट और एक वेस्ट। तो उनमें से जो एक वाला पार्ट था उसको इन्होंने क्या कर दिया था, डिफीट किया था। उसके बाद इन्होंने क्या किया, जो आपका नॉर्दर्न श्रीलंका है उसको कैप्चर कर लिया, आपका जो मालदीव्स है उसको कैप्चर कर लिया, और 1010 में आपका जो राजा बृहस्वर या इसको बोला जाता है बृहदेश्वर, तो बृहदेश्वर का जो टेम्पल है ना तंजोर के अंदर, उसको इसने ही बनाया था। और ये जो टेम्पल है आपका बृहदेश्वर टेम्पल, ये आपका बिल्कुल एक क्लासिकल एग्जाम्पल है जो आपका द्रविड़ टेम्पल आर्किटेक्चर स्टाइल है। अब ये द्रविड़ टेम्पल आर्किटेक्चर स्टाइल क्या होती है, ये देखो आपका बिल्कुल जो परफेक्ट स्टाइल है। इसमें क्या बताया जाता है द्रविड़ टेम्पल आर्किटेक्चर में, कि पीछे आपका ये शिखर होता है। शिखर का मीनिंग क्या होता है, जिसके अंदर हम नीचे यहाँ पे भगवान की मूर्ति आपकी रखी होती है। शिखर के बाद आपका ये एरिया होता है, देखो आपको एक बार मैं दिखा देता हूँ, पहले वो ही दिखा देता हूँ आपको। ये हमारा द्रविड़ स्टाइल है। अगर आप नॉर्थ के अंदर कोई भी मंदिर देखोगे तो आपको क्या दिखाई देगा, ये तो शिखर हो गया जहां पर भगवान की मूर्ति हमने रखी हुई है। उसके बाद आपके क्या होते हैं, मंडप होते हैं, मंडप एरिया बोला जाता है। और मंडप के अंदर भी क्या होते हैं, देखो ये आपकी जो है वो डिक्रीज होता जा रहा है साइज आपका कॉन्टिन्यूसली। तो इसके मंडप के अंदर भी क्या होते हैं, मंदिर से बने होते हैं। लेकिन अगर आप द्रविड़ स्टाइल में जाके देखते हो तो शिखर तो आपका एज इट इज जैसा हमारा यहाँ पे है वो एज इट इज आपको यहाँ पर भी देखने को मिलेगा। लेकिन उसके बाद मंडप वाला एरिया है वो बिल्कुल ही आपका खाली रह जाता है। और खाली रहने के बाद जो आपका मेन गेट होता है ना गोपुरम, वहां पर क्या होता है आपका कुछ बिल्डिंग बनाई जाती है।
तो उससे आपकी एंट्री होती है, फिर आपका खाली एरिया होगा मंडप वाला, आप उसको ट्रेवल करके आप आगे जाओगे और यहाँ पर आपको क्या देखने को मिल जाएगा, ये आपका होगा शिखर वाला रीजन। तो शिखर बोलते हैं इसको, और ये आपका गोपु गृह का मीनिंग क्या है, जहां पर भगवान की मूर्ति को स्थापित किया जाता है। तो ये आपका द्रविड़ टेम्पल है। तो सेम वही बता रहा हूं कि जो बृहदेश्वर है आपका, बृहदेश्वर आपका एक बिल्कुल परफेक्ट एग्जाम्पल है, क्लासिकल एग्जाम्पल है द्रविड़ टेम्पल आर्किटेक्चर का। ठीक है, अब हम बात करते हैं राजेंद्र वन के बारे में। तो इन्होंने एक तो श्रीलंका को जो पूरा है मतलब कि वो आपका कैप्चर कर लिया था। राजा राजा थे आपके, ये देखो ऊपर राजा राजा थे, राजा राजा के बाद इनका जो नेक्स्ट रूलर आया वो थे आपके राजेंद्र वन। तो इन्होंने नॉर्थ को तो उसने कैप्चर कर लिया था आपके राजा राजा वन ने, और उसके बाद जो साउथ को किसने कैप्चर किया, इन्होंने कैप्चर कर लिया। अब इन्होंने क्या किया, बंगाल तक अपना जो कब्जा है ना वो स्थापित किया, वहां तक आक्रमण किया इन्होंने, और आक्रमण करके जो आपके बंगाल के अंदर जो पाल डायनेस्टी थी, तो उस पाल डायनेस्टी को इन्होंने क्या कर दिया, खत्म कर दिया। और जब इन्होंने अटैक किया वहां पर, पाल डायनेस्टी का राजा कौन था, वो था आपका महिपाल वन, महिपाल थे वो आपके। ठीक है, तो इसीलिए राजेंद्र वन ने अपने आप को एक नया नाम दे दिया, और वो नया नाम आपका क्या था, वो था आपका गंगाई कोंडा चोला। मतलब कि आपका जो गंगा रिवर तक जिसने एरिया कैप्चर किया था, तो गंगा रिवर तक, उस गंगा रिवर तक कैप्चर करने के बाद इसने क्या बोल दिया, गंगाई कोंडा चोला। तो चोल एम्पायर तो इनका मतलब कि था ही, तो इसीलिए लास्ट में चोला लगा दिया। और आपका मतलब कि कोंडा, ये आपका मतलब कि गंगा तक इन्होंने कैप्चर किया था, तो गंगाई कोंडा चोला, ये आप याद रख सकते हो। ठीक है, उसके बाद ये क्या हुआ, इन्होंने जो मलाई पेनिनसुला है उसको भी पूरा मतलब कि इन्फ्लुएंस किया, कनकोर किया, उसके ऊपर भी अटैक करके उसके ऊपर भी कब्जा किया। और आप ये बोल सकते हो कि जो आपका बे ऑफ बंगाल रीजन है, उस बे ऑफ बंगाल को इन्होंने क्या कर दिया, बिल्कुल चोल लेक में कन्वर्ट कर दिया। ये देखो आपका बे ऑफ बंगाल रीजन, ये पूरा आपका क्या होता है, इस रीजन को हम बोलते हैं बे ऑफ बंगाल। यही पढ़ी आपने बंगाल की खाड़ी अब तक। तो इस बंगाल की खाड़ी को इन्होंने क्या कर दिया, एक छोटी सी लेक बना दिया। और लेक वो कैसी दिखाई देती थी, देखो आपकी चारों तरफ इनका इन्फ्लुएंस, आपका ये पाल है, इसको हरा दिया यहाँ पे, तो ये पूरा एरिया तो इंडिया वाला तो हो ही गया। अब यहाँ पर इनका क्या था, बर्मा के अंदर भी इन्फ्लुएंस था। ये अगर मैं इसको एक बार इरेज करके दिखाना चाहूँ आपको, तो ये आपका स्टार्टिंग यहाँ से हुई थी तंजौर से। तंजौर के बाद इनके क्या हुआ, राजेंद्र वन ने जाके आपके पाल को कैप्चर करके ये एरिया कैप्चर कर लिया। उसके बाद इन्फ्लुएंस देखो आपका यहाँ पर भी, नीचे आपका पूरा ये मतलब कि जो आपका रीजन है ये पूरा कैप्चर कर लिया, अंडमान निकोबार को कैप्चर कर लिया, इस साइड आपका जो वो एरिया है मालदीव उसको कैप्चर कर लिया। तो आप ये बोल सकते हो कि पूरा जो ये बे ऑफ बंगाल रीजन है, इस बे ऑफ बंगाल को इन्होंने क्या कर दिया, चोल लेक में कन्वर्ट कर दिया। और ये आप देख भी रहे, देखो चारों तरफ इन्हीं का इन्फ्लुएंस है आपका। तो आप समझ सकते हो कि इनकी जो नेवल पावर है वो बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग थी। तो वो चीज आप यहाँ से देख सकते हो। ठीक है, तो ये चीज आप इनमें याद रख सकते हो। ठीक है, और ये ट्रेडिंग आपके कहां तक करते थे, चाइना तक, उस मैप में वो मैंने आपको दिखाई दिया है। अब इसने क्या किया, अपनी एक नई कैपिटल बनाई। अब तक इनकी कैपिटल क्या थी, तंजौर थी, तो तंजौर से इसने अपनी कैपिटल चेंज करके बना दी गंगाई कोंडा चोलपुरम। और ये आपका क्या था, द टाउन ऑफ चोल हु टुक ओवर गंगा, जिसने मतलब गंगा के ऊपर टुक ओवर किया था, तो वो है आपकी गंगाई कोंड चोलपुरम। ठीक है, और इन्होंने आपका गंगाई कोंडा चोल टेम्पल है उसको भी बनवाया। अब उसके बाद क्या होता है, जैसे आपको पता ही है, बिल्कुल पीक पे पहुंचा, फिर थोड़े टाइम बाद आपका क्या होता है, आपका डिक्लाइन स्टार्ट हो जाता है। तो डिक्लाइन के टाइम पे क्या हुआ, इसका डिसइंटीग्रेशन स्टार्ट हो गया। एम्पायर इतना ज्यादा फैल गया कि जो जो इसके अलग अलग फ्यूडेटरी थे उन सभी ने क्या किया, अपना अलग अलग साम्राज्य है वो बना दिया। और उसके साथ साथ आपका जो पांडियन एम्पायर है वो भी आपका बिल्कुल पीक पे आ गया था। तो इसी के साथ आप बोल सकते हो कि इसका यहाँ पे आके डिक्लाइन हो गया। तो लास्ट रूलर था इनका राजेंद्र रूलर का। और इसी के साथ हमारे यहाँ पे जो पांड्या एम्पायर ने है इसको एनेक्स कर लिया। एनेक्स का मतलब क्या है, इसके ऊपर पूरा इसको चोल एम्पायर को खत्म करके अपना कब्जा यहाँ पे स्थापित कर लिया। तो ये था हमारा चोल के बारे में। अब चोल की थोड़ा सा एडमिनिस्ट्रेशन और इनका जो लिटरेचर है एक बार उसको देख लेते हैं, जो आर्ट के अंदर इन्होंने क्या क्या चीजें बनवाई। तो चोल का आपका जो एडमिनिस्ट्रेशन है सेम वही एडमिनिस्ट्रेशन है। सबसे पहले तो इनके अंडर में क्या होता था, सेंटर होता था। सेंटर के अंडर में आपका क्या होता था, प्रोविंस होता था। प्रोविंस को इन्होंने नाम क्या दे दिया, मंडलम। अब मंडलम के अंदर क्या होता था, आपके अलग अलग डिस्ट्रिक्ट होते थे और उन डिस्ट्रिक्ट को इन्होंने क्या नाम दे दिया, वालांदू या नाथूज। और ये आपका क्या होता था, ग्रुप ऑफ विलेज होता था। तो इन्होंने जो डिस्ट्रिक्ट वाले जो इकाई है उसको खत्म करके डायरेक्टली तहसील बना दी। और उसके नीचे आपके क्या होते थे, बड़े बड़े नगर होते थे या जो टाउन होते थे, उनके अंदर जो काउंसिल बैठा होता था उनको कंट्रोल करने के लिए, उसका नाम क्या होता था, नगरत्ता। या मतलब कि जो ट्रेडर होते थे ना मेनली, वो इसको क्या करते थे, कंट्रोल करते थे। और जो आपका लोकल सेल्फ गवर्नमेंट इन विलेजेज है उसके अंदर दो असेंबली होती थी, एक तो होती थी उर और एक होती थी आपकी सभा।
तो सभा है, इसके अंदर जितने भी विलेज के जो आपके इलाइट या एल्डर पीपल हैं वो आपके पार्टिसिपेट करते थे। तो ये था आपका चोल का एडमिनिस्ट्रेशन। तो एडमिनिस्ट्रेशन आपको सभी का बताता हुआ आ रहा हूँ, इसके अंदर कोई डिफरेंट है नहीं, बस एक डिस्ट्रिक्ट को इन्होंने क्या कर दिया, रिप्लेस कर दिया है। तो आप अगर वो याद रखना चाहते हो तो ठीक है, अदरवाइज इसको आप अवॉइड भी कर सकते हो, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन बनने के कम ही चांसेज हैं। बट अगर आपसे सोसाइटी और रिलीजन के बारे में पूछा जाए तो यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट चीज आपकी जो एक उभर के आई वो है आपकी देवदासी सिस्टम। अब ये देवदासी क्या है? देवदासी होती है डांसिंग गर्ल अटैच टू द टेम्पल। आपको पता ही होगा कि हमारे जो इंडिया के अंदर जितने भी टेम्पल हैं वहां पर कुछ आपके पंडित रहते हैं। तो पंडित क्या करते थे, वो अपने मतलब की, अब देखो आप इसको गलत वे में नहीं लेना। गलत वे का मीनिंग क्या है, यहाँ पर आपके क्या होते थे, जो भी कोई आपका ह्यूमन बीइंग है, वो कोई भी हो चाहे वो आपका, हर आदमी के अंदर आपकी क्या होती है, डिजायर्स होती हैं। तो इनकी भी क्या होती हैं, कुछ ना कुछ अपनी फिजिकल नीड्स थी। शरीर तो अपना जो आपकी मांग है उसकी वो तो मांग करता ही है, ठीक है, उसको मिले ना मिले वो एक अलग चीज है। तो वो ये ऐसा बोला जाता है कि जो ब्राह्मण हैं वो अपने मतलब की फायदे के लिए जो भी कोई लड़की होती थी उनको मतलब की बोलते थे कि ये भाई भगवान के लिए नाच रही हैं, देव की दासी बनी हुई हैं ये, तो वो उन्हीं को मंदिर में करते थे। लेकिन वो बेसिकली ऐसा बोला जाता है, अगर आप इसको और भी ज्यादा डिटेल में जाके पढ़ोगे, कि भाई ये आपके क्या थे, जो पंडित थे वो उनको अपनी फिजिकल नीड्स को कंप्लीट करने के लिए उन डांसिंग गर्ल को मंदिर के अंदर रखते थे। तो ये आपका एक नया सिस्टम है, देवदासी सिस्टम। ये आपका इस एम्पायर के टाइम पे, चोल के टाइम पे आपका उभर के आया। इमर्ज का मतलब क्या होता है, उभरना, किसी चीज की स्टार्टिंग होना। उसके बाद अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर जो कास्ट सिस्टम था वो प्रिविलेंट था। क्षत्रिय और ब्राह्मण है वो आपके एंजॉय कर रहे थे सारी पावर को। और आपका जो हिंदुइज्म है वो आपका दो सेक्ट में डिवाइड हो गया था। पहला था आपका शैविज्म जो भगवान शिव जी को मानते थे, और सेकंड है आपका वैष्णविज्म जो आपके भगवान विष्णु को मानते थे। तो इसी वजह से यहाँ पर बहुत से आपके टेम्पल और मठ बनाए गए। मठ का मीनिंग क्या होता है, जो आपके एजुकेशन सेंटर होते हैं उनको ही क्या बोलते हैं, मठ बोलते हैं यहाँ पे, जहां पर हिंदू धर्म के बारे में आपको पढ़ाया जा रहा है आपका, ठीक है। और यहाँ पर क्या था, जो टेम्पल था वो आपका सेंटर होता था इकोनॉमिक एक्टिविटी का। यहाँ पर बाजार नहीं होते थे, आपकी जितनी भी इकोनॉमिक एक्टिविटी है वो आपकी टेम्पल्स के अंदर ही होती थी। और उसके बाद जो आपके शैविज्म को जिन्होंने फॉलो किया, ये देखो आपका शैविज्म, तो शैविज्म को जिन्होंने फॉलो किया उनको तो बोल दिया नैनार, और आपके जिन्होंने वैष्णविज्म को फॉलो किया उनको बोल दिया गया अलवर। तो अलवर और नैनार, आपसे ये दोनों वर्ड आपके एक बार यूपीएससी में पूछे गए हैं कि आपका जो नैनार है वो क्या डिनोट करते हैं, और अलवर हैं ये दोनों मतलब कि किस चीज से रिलेटेड है। तो ये आपकी दो सेक्ट हैं, आपकी जो शैविज्म को फॉलो करते हैं उनको तो बोल दिया सेंट को नैनार, जो आपके साधु होते हैं, और जो वैष्णविज्म को फॉलो करने वाले साधु को हमने क्या बोल दिया, अलवर बोल दिया। और आपके जो राजेंद्र और शैविज्म, ये आपके राजेंद्र वन है और राजा राजा वन है, ये आपके दोनों के दोनों आपके क्या हैं, शैविस्ट को फॉलो करते थे, भगवान शिव को फॉलो करते थे। अगर आर्ट एंड कल्चर की बात करते हैं तो सेम वही है, द्रविड़ स्टाइल है आपका, वो आपका बहुत ही ज्यादा यहाँ पे फेमस हुआ। सबसे पहले द्रविड़ स्टाइल के अंदर क्या होता है, विमान। ये देखो आपका विमान है, आप इसको देख पा रहे हो, विमान या इसका शिखर हो गया। शिखर का तो मीनिंग क्या होता है, जो सबसे ऊंची चोटी होती है उसको शिखर बोलते हैं, वैसे इसको विमान बोल रहे हैं। विमान के बाद आपका क्या होता है, गोपुरम। ये आपका हो गया गोपुरम, जो मेन गेट जहां से आपकी एंट्री होती है। और गोपुरम के बाद आपका क्या होता है, मंडप होता है। ये देखो आपका मंडप है। तो इस एरिया में ये क्या है, पिल्लर से आपका क्या है, यहाँ पर आपके जितने भी भगत हैं वो अपना बैठ के अपना पूजा पाठ कर सकते हैं। तो दिस इज योर मंडप, मंडपम। और ये क्या होता है, आपका पिल्लर होता है, यहाँ पर अलग अलग पिल्लर लगे होते हैं और ऊपर ये छोटी सी छत डाल दी जाती है। अब उसके बाद क्या है, यहाँ पर देखो सेरेमनी परफॉर्म्ड बाय देवदासी। तो देवदासी आपकी मतलब की जो प्रथा है वो आपकी यहाँ पे सक्सेसफुल हो चुकी है, तो इसको आप देख सकते हो। उसके बाद अगर हम बात करते हैं तो इनके टाइम पे जो सबसे इंपॉर्टेंट है आपकी नटराजन की मूर्ति। इस मूर्ति को इंपॉर्टेंट मैं क्यों बोलता हूं, अगर आपने कभी भी कोई अपनी पुरानी बॉलीवुड मूवी देखी होगी तो जो भी आपके विदेश से जो ये जितने भी तस्कर आते थे वो क्या करते थे, इसी मूर्ति के लिए, इसकी उन पुरानी मूवियों के अंदर करोड़ों रुपए में आपकी कीमत होती थी, तो वो इस मूर्ति को लेके जाते थे। और ये ऐसा बोला जाता है कि आपके डांसिंग शिवा हैं, जो शिव जी हैं वो आपके नाच रहे हैं। तो ये इंडिया के अंदर एक बहुत ही, और इसको वैसे ये क्या है, दिस इज योर नटराज, और इसको डांसिंग शिवा बोलते हैं। बहुत फेमस हमारा मतलब कि एक आपके लिटरेचर का या हमारा जो हिस्ट्री का पार्ट है, तो इसके बारे में आपको जरूर पता होना चाहिए। तो ये आपकी जो बनाई गई थी, ये आपकी इस चोल डायनेस्टी के टाइम पे ही बनाई गई थी, तो इसके बारे में आप याद रख सकते हो। उसके बाद चोल की पेंटिंग है वो देखो आप अंदर देख सकते हो, कितने हाई लेवल की जो आपकी पेंटिंग है वो आपको दीवारें के ऊपर देखने को मिलती है। तो इसी के साथ हमारा चोल एम्पायर भी खत्म हो गया। तो यहाँ पर हमने जो हमारी एनिसेंट हिस्ट्री है उसको खत्म कर दिया है।
तो अगर चीजें आपको पसंद आई हैं तो आप उनको लाइक करो, शेयर कर सकते हो, सब्सक्राइब कर सकते हो और कमेंट करके बताओ कि आपको अगर कोई भी डाउट है आपका पूरा एनिसेंट हिस्ट्री से रिलेटेड, तो आप वो यहाँ पे बताओ, उसको जल्दी से जल्दी सोल्व किया जाएगा। सेम वही है, पूरी एनिसेंट हिस्ट्री की आपको पीडीएफ है वो आपको यहाँ पे मिल जाएगी लेक्चर वाइज। आप अगर कोई भी बच्चा उनको डाउनलोड करना चाहता है तो वो यहाँ से डाउनलोड कर सकता है। तो इसी के साथ हम अपने लेक्चर को यहाँ पे खत्म करते हैं। तो एनिसेंट हिस्ट्री हमने खत्म कर दी। अब अगले 2 या 3 दिन के अंदर अंदर आपकी जो मिडिवल हिस्ट्री है उसको हम स्टार्ट कर देंगे। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं हमारे नेक्स्ट लेक्चर में मिडिवल हिस्ट्री के साथ। तब तक के लिए थैंक यू एंड टेक केयर।